हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। आज हम देख रहे हैं NTA नेट की इकाई 3 के अंतर्गत सिलेबस में जो भाषा संबंधी प्रावधान हैं, तो उसी के हम यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिखिए कि आप अपनी परीक्षा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्नोत्तर या विस्तार पूर्वक अध्ययन चाहते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको NTA नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कई महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का भी हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम अंडरलाइन करके और उन्हें हाईलाइट भी करते चल रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम 50 प्रश्न फटाफट इनका रिवीजन करेंगे। ये आपके मॉक टेस्ट जैसे हैं। तो हम प्रश्न पहला नंबर देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ इसका सही प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान में हिंदी की किस लिपि को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि या चंद्र लिपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता, देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि मानी गई है। ब्राह्मी लिपि हमारी प्राचीन लिपि है, गुरुमुखी लिपि भी है लेकिन चंद्र लिपि नहीं है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी भाषा का अध्ययन, भाषा के स्वरूप का अध्ययन, भाषा तत्व का अध्ययन और डी है भाषा परिवार का अध्ययन। तो दूसरे का सही उत्तर आप लोग भी लगाते जाइए। भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं सी, भाषा तत्वों का अध्ययन। इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? पौराणिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक। तो आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाइए। 3 का राइट आंसर है भाषा विज्ञान ऐतिहासिक अध्ययन करता है। इसका डी सही होगा 3 का। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदू लोग, भारत की अधिकांश जनता, मुस्लिम लोग, भारत की 30% जनता। तो इसका सही क्या होगा? दोस्तों, ये तो हमें पता है कि देखिए भारत में हिंदी हिंदू मुस्लिम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन इस प्रकार से भ्रमित करने वाले दिए जाते हैं कि हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम उसमें दुविधा की स्थिति में पड़ जाएं। तो हिंदी भारत में बोलने वाले कौन लोग हैं? भारत की अधिकांश जनता। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, 30% से अधिक आबादी भी हिंदी की में बोलने वालों की है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है? भारत के व्यापक भूभाग में, श्रीलंका में, कनाडा में, भारत के सीमित भूभाग में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का प्रयोग अधिकांशतः भारत के व्यापक भूभाग में, यानी कि वही है प्रश्न, अधिकांश भाग में जो है हिंदी बोली जाती है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी भी देश में के अधिकांश जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो किसी भी देश के अधिकांश भूभाग में जब जो भाषा बोली जाती है तो उसको हम राष्ट्रभाषा के नाम से संबोधित करते हैं। राज्य भाषा का अर्थ होता है कि एक राज्य तक ही सीमित हो जाना, जनभाषा यानी कि आम जनता की भाषा होना, संपर्क भाषा तो एक कम्युनिकेशन की जो भाषा होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो अभी वर्तमान में कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी हो चुकी है, लेकिन यदि पहले हम देखें तो जैसे इंग्लिश थी तो वो कहीं ना कहीं संपर्क की भाषा थी। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों, 7 का सही आंसर क्या है? आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। यहाँ देखिए, श्याम सुंदर और बाबू श्याम सुंदर
दोनों अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ? 1854 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1895 ईस्वी। तो 8 का सही उत्तर आप लोग लगाइए। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का जो है गठन 1875 ईस्वी में हुआ। सी इसका सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। संविधान ने दी, राष्ट्रपति ने दी, गृह मंत्री ने दी, मुख्य न्यायाधीश ने दी। तो आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाइए। संविधान देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी? संविधान ने दी। इसका ये सही है 9 का। 10वां है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग मान्य हैं? 11 का सही उत्तर क्या है? 37, 35, 48, 55। तो इसका राइट आंसर है 48। 10 का सी सही है। 11वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी? देवनागरी, ब्राह्मी, कुटिल, कौटिल्य। तो क्या है इसका 11 का सही उत्तर है दोस्तों? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित थी, क्योंकि ब्राह्मी लिपि प्राचीन लिपि है और ब्राह्मी लिपि से ही जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इन लिपियों का जो क्रम है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हम दे चुके हैं। आगे भी यदि आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो चार्ट के माध्यम से बड़ी ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राजभाषा आयोग में कितनी सिफारिशें की? ये NTA-NET के पेपर में इनकी बार बार आने की संभावना रहती है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी निरंतरता बनी रहती है। उन्हें एक बार दे देते हैं, फिर से दोबारा उन्हीं प्रश्न को किसी न किसी और रूप में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें 13, 15, 19, 17 कितनी थी? आप लोग भी इसका सही उत्तर लगाइए। इसका राइट आंसर है सी 19। 12 का राइट आंसर है सी 19। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, आसान प्रश्न है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है? देवनागरी लिपि का। 13 का ये सही है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 7 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में या 11 श्रेणियों में? तो 14 का सही उत्तर क्या है? राजभाषा, देखिए अब प्रश्न समझिए आप लोग। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग, हिंदी के 3 इसकी जो है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं, इसको ABC 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रथम ये जो भाग है, प्रथम भाग है, वह संपूर्णतः हिंदी बोलने वालों का भाग है। दोस्तों इसका भी आप लोगों का विस्तार बताएंगे, यहाँ उतना हम विस्तार नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। फिर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है और इसके 3 भाग किए गए हैं। जहाँ पर प्रथम भाग में जहाँ पर संपूर्ण तरीक़ा से हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर जहाँ हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग होता है, तीसरे नंबर वहाँ पर जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। लिपि किसे कहते हैं? तो 15 का सही उत्तर क्या है? लिखित ध्वनि संकेतों को अंकित करने को, चित्रों को बोलने की तरकीब को। तो आप भी इसका सही उत्तर लगाइए। लिपि किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, लिखित ध्वनि संकेतों को। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी संवर्धिनी के संस्थापक का क्या नाम था? 16 का सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास, तोताराम, श्रीलाल शुक्ल, आचार्य शुक्ल। तो दोस्तों हिंदी संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके संस्थापक थे तोताराम। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? 1975, 1988, 1976, 1986। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? भारत सरकार ने, हरियाणा ने, मॉरिशस सरकार ने, श्रीलंका सरकार ने। तो इसका सही उत्तर है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाइए। भारत सरकार ने की थी। 18 का ये सही है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हैं। 1927 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाइए। इसका सही उत्तर है 1918 ईस्वी। दोस्तों इसमें कभी कभी यहाँ 1915 भी आ जाता है, 1915 ईस्वी भी आ जाता है, तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। फिर भी आप लोग 18-15 मान के चलिए। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 20 का राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगार, दलीप सेन, आचार्य शुक्ल, महात्मा गांधी। तो ये तो नहीं हो सकते हैं तीनों। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगार। ये दक्षिण भारतीय थे, इनकी भाषा तमिल थी और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में भरसक प्रयास किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया गोपाल स्वामी अयंगार ने। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 21 का इसका राइट आंसर है 1936 ईस्वी। सी इसका सही है, 21 का सी सही है। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? तो भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रेमचंद थे। 22 का ए सही है। काशी नागरी विचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 23 का सही उत्तर क्या होगा? 1893 ईस्वी में हुई। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? 24 का राइट आंसर है ये 1918 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, धनपत राय। तो 25 का राइट आंसर क्या है? मदन मोहन मालवीय इनकी जो है प्रथम अध्यक्ष थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ये आपको याद रखना है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सानुनासिक वर्ण कौन से हैं? 26 का सही उत्तर क्या है? सानुनासिक। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या है? बी। 26 का सही उत्तर है बी, इंगा, इया, इड़ा, ना, मा। दोस्तों सानुनासिक का मतलब होता है कि जो हम नाक के स्वर से इनका उच्चारण करते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो श्वास है वो नाक से निकलती है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से उपबोली को क्या कहा जाता है? 27 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और उपबोली को क्या कहा जाता है? राजभाषा तो हम कह नहीं सकते, संपर्क बोली भी नहीं कह सकते, राष्ट्रभाषा भी नहीं कह सकते। क्या है? उपबोली स्थानीय बोली को कहते हैं। ध्वनि के वर्गीकरण के स्थान पर इनमें से कौन कौन से हैं? तो ध्वनि के वर्गीकरण कौन कौन से हैं? 28 का राइट आंसर क्या है? वी, स्थान, करण और प्रयत्न। यहाँ से हम ध्वनि का वर्गीकरण के स्थान को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है। भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, मौन से, मूक ध्वनियों से, संकेतों से। तो किससे होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 29 का राइट आंसर है व्यक्त ध्वनियों से। ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर 4 शाखाएं दी हुई हैं और 30 का राइट आंसर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाषा विज्ञान की शाखाएं हैं वर्णनात्मक, साहित्यिक और नैतिक। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? नागकुमार चरऊ, जसहर चरऊ, गीता महाभास। तो इसका राइट आंसर है कहाँ पर हुआ?
अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग महाभाष्य में हुआ। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। इनके ग्रंथ में सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, रामायण, पयंचरऊ, भगवत गीता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये ऋग्वेद सबसे पहला दुनिया का सबसे प्रथम ग्रंथ है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। भाषा की सार्थक और लघुतम इकाई मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? वर्ण, शब्द, अर्थ, मात्रा। तो इसका राइट आंसर है वर्ण। वर्ण की बात क्या आता है? फिर वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से अर्थ निकलते हैं और शब्द, अर्थ, इसके बाद पद और वाक्य बनते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 34 का सही उत्तर है ये 1938 ईस्वी में हुई। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 35 का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। यहाँ कौन सी भाषा है? राजभाषा है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ उर्दू को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, बाकी हरियाणा हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है 36 का सही उत्तर है किसने की है? नाभादास ने की। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारूपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, अपभ्रंश भाषा को, हिंदी भाषा को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप भी बताइए किसको दिया है? भारूपीय भाषा को इंडो जर्मनिक नाम दिया है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कुमायूनी किस प्रांत की में बोली जाती है? तो 38 का सही उत्तर क्या है? ये उत्तराखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ये किस बोली क्षेत्र में आते हैं? ये प्रश्न जो है अक्सर ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मेरठ और सहारनपुर खड़ी बोली के प्रमुख स्थान माने गए हैं। 39 का राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का व्याकरण है। तो क्या है अपभ्रंश का व्याकरण? शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, हिंदी व्याकरण, पयंचरऊ। तो ये 40 का राइट आंसर है। अपभ्रंश का व्याकरण कौन सा है? शब्दानुशासन है। दोस्तों इसके लेखक जो हैं हेमचंद्र हैं और इन्होंने अपभ्रंश के व्याकरण का संपूर्ण विवरण इसी में दिया है। आर्यों की ठेठ बोली के नमूने कहाँ मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, रामायण में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? आर्यों की ठेठ बोली के नमूने कहाँ मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। जो प्राचीन हमारे आर्य थे, हम आर्यों की ही संतान माने जाते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते थे या क्या कहते हैं? तो आर्यों की ठेठ बोली को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से नागरी विचारणी सभा से जुड़े हैं कौन से जो हैं विद्वान लेखक जुड़े हैं? श्रीलाल शुक्ल, धनपत राय, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी। तो 43 का सही उत्तर है श्री श्याम सुंदर दास। ये जो नागरी विचारणी सभा से जुड़े थे, बाकी तीनों लोग नहीं जुड़े थे। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान कौन थे या उनका विद्वान का नाम क्या था? सुकरात, प्लेटो, मैक्स मूलर, मिश्रबंधु। तो 44 का सही उत्तर क्या है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाली भाषा कहा था। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? तो किस भाषा में नहीं होता है? उर्दू, हिंदी, बिहारी, अवधी। तो स्वाभाविक है कि यहाँ उर्दू जो है अलग है, उसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या है? आप लोग लगाइए। ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, अपभ्रंश, पाली। तो देखिए रामायण जो है वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में
लिखी गई है। 46 का राइट आंसर है ए, उर्दू का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब मुस्लिम भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनकी भाषा फारसी और हिंदी का जो है मिक्सचर है, बिगड़ा हुआ रूप उर्दू है। अपभ्रंश में कोई ऐसी ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, राम काव्य से संबंधित लिखे गए हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का लेखन हुआ है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रदेश आते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है कि हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश आते हैं। तो 10, 3, 9, 8। आप लोग भी इसका सही उत्तर बताइए, कितने प्रदेश आते हैं। यहाँ 10 दिए हैं, लेकिन वैसे 14 प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश माने गए हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, स्थानीय बोली। तो सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में हिंदी राजभाषा के रूप में पदस्थापित है। राजभाषा का मतलब होता है राजकीय कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है जो संपूर्ण राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा हो, राष्ट्र में बोली जाती हो। संपर्क वही है कम्युनिकेशन, और स्थानीय बोली यानी कि जनभाषा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी। तो 4 ऑप्शन है, देशभाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 49 का राइट आंसर है ए, देशभाषा। अपभ्रंश के समय देशभाषा का ही बोलबाला था, और अपभ्रंश को देशभाषा या लोक भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले भाषा का रूप था संस्कृत, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद बीच में जो है थोड़े से समय के लिए अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ। इसके बाद फिर हिंदी प्रचलन में आ चुकी थी। खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था। एटा, इटावा, जयपुर, बिहार। तो 50 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 50 का सही उत्तर है खुसरो का जन्म स्थान एटा है, और इनका सही उत्तर है ए। ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। 50 प्रश्न आज आपके लिए दिए हैं। अगले वीडियो में फिर से आपको इसी से संबंधित 50 प्रश्न दिए जाएंगे। तो पढ़िए, आप लोग मेहनत करिए, तैयारी मन लगा कर करिए, क्योंकि नेट के पेपर तो होने ही वाले हैं कुछ समय में। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।